फतेहगंज नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में श्याम और राजू नाम के दो भाई अपने पिता के साथ रहते थे। श्याम पढ़ाई करने में बहुत तेज था, इसलिए पिताजी ने श्याम का एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में करवाया। राजू पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए राजू का एडमिशन एक बेकार से कॉलेज में करवा दिया। ये राजू तो गंवार ही रह जाएगा। मैं बहुत जल्द इंग्लिश में बात करने लगूंगा। पिताजी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद कर देते हैं। कॉलेज से निकलने के बाद जरूर मेरी किसी अमीर लड़की के साथ शादी होगी। वैसे भी आजकल की लड़कियों को मेरे जैसे मॉडर्न लड़के ही पसंद आते हैं। तेरी बहू भी तेरी तरह ही गंवार होगी। राजू को श्याम की ये बातें सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन जब राजू अपने पिता के पास जाकर सारी बातें बताता है तो उसके पिता भी उसे ताने मारते हैं। जब तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर तो यही होगा। श्याम मॉडर्न बन जाएगा और तू गंवार का गंवार रह जाएगा। राजू को अपने घर में दुख ही दुख मिलता है, इसलिए वो अक्सर जंगल में जाकर वहाँ पर घंटों अकेले बैठा रहता था। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था कि तभी उसकी कुल्हाड़ी छूटकर उसके पैर पर गिर गई। लकड़हारा दर्द से करहा रहा था कि तभी राजू की नजर उस पर पड़ती है। अरे अंकल, आपको क्या हुआ? बेटा, मेरे पैर पर कुल्हाड़ी गिर गई है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ आओगे? राजू अपनी शर्ट उतारकर तुरंत लकड़हारे के पैर पर बांधता है और उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है। लकड़हारे की एक सुंदर बेटी होती है। बेटा, मेरी एक ही बेटी है। मुझे हमेशा इसकी चिंता रहती है। मैं कब मर जाऊं मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। राजू लकड़हारे की बेटी से शादी करके अपने घर पहुंचता है। राजू के पिता राजू से नाराज हो जाते हैं। मुझे पता था तू अपनी तरह कोई गंवार बहू ले आएगा। पापा, इसने अपनी मर्जी से शादी की है तो मैं भी अपनी मर्जी से ही शादी करूंगा। श्याम भी शादी करके अपनी पत्नी को घर ले आता है। उधर गांव में एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि आते हैं। श्याम और राजू के पिता उन ऋषि को अपना गुरु मानते हैं। गुरुजी, आप गांव में आए हैं तो अगर मेरे घर ठहरे तो बड़ी कृपा होगी। ऋषि कुछ दिनों श्याम और राजू के घर पर ही रुकते हैं। एक दिन श्याम की पत्नी राजू की पत्नी से कहती है, देख, मैं इस घर की मॉडर्न बहू हूँ और तू गंवार बहू है। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सारे काम तू करेगी। मैं श्याम के साथ मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? ओह, मैं तो भूल ही गई, तुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती होगी। राजू की पत्नी को ये सब बातें सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन बेचारी कुछ कह नहीं पाती। एक दिन श्याम की पत्नी बहुत महंगी कार खरीद लाती है। अरे बेटी, तुम इतना महंगी कार क्यों खरीद लाई? पेट्रोल के दाम वैसे ही आसमान छू रहे हैं और फिर कार का तो कोई यूज भी नहीं है। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे सभी दोस्तों के पास कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ये कार ना होने पर मुझे अपने दोस्तों के बीच बेइज्जती महसूस होती है। अगले दिन एक गरीब औरत राजू और श्याम के घर आती है। औरत राजू की पत्नी से कहती है, आज मेरे घर बेटा हुआ है, पूरे गांव में मिठाई बांट रही हूँ, आप भी जरूर खाइएगा। राजू की पत्नी मिठाई लेकर घर के अंदर जाती है। ये मिठाई कहाँ से लाई? गांव की एक औरत देकर गई है। अरे तू पागल है क्या? तुझे पता नहीं, हम बड़े घर के लोग हैं, छोटी जाति के लोगों का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाते। ये मिठाई बाहर फेंक। तेरी गंवार बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है क्या? कुछ दिनों बाद श्याम की पत्नी का बर्थडे आता है। श्याम की पत्नी राजू की पत्नी से कहती है, आज मेरी बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं,   तू पूरे दिन कमरे में बंद रहना, तुझे कपड़े पहनने की भी अकल नहीं है।
मेरे सभी दोस्त मेरी तरह मॉडर्न हैं। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। राजू की पत्नी बेचारी रोने लगती है। तभी ऋषि अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हैं और श्याम की पत्नी से कहते हैं, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम इस बेचारी को परेशान करती रहती हो। श्याम, राजू और उनके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं। तुम लोग शायद मॉडर्न होने का मतलब नहीं समझते। इंग्लिश बोलने से, फैशनेबल कपड़े पहनने से, कार खरीद लेने से या बड़े होने का दिखावा करने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। कोई मॉडर्न बनता है अपने विचारों से। कोई मॉडर्न बनता है जब वो समाज के घिसे पिटे पुराने नियमों और रीति रिवाजों को तोड़ देता है, जैसे कि उस दिन राजू की पत्नी ने किया। जब वो गरीब औरत इतने प्यार से मिठाई देने आई तो उसने मिठाई को खुशी से स्वीकार किया। राजू की पत्नी जंगल में रहकर भी मॉडर्न बन गई और तुम सब पढ़ लिख कर भी गंवार ही बनी रही। और तुम सब पढ़ लिख कर गंवार ही बने रहे हो। तब श्याम की पत्नी को उसकी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, शायद आप ना होते तो मैं कभी नहीं जान पाती कि मॉडर्न होना क्या होता है। आपने मेरी आंखें खोल दी। लखनपुर गांव में एक व्यापारी परिवार रहता था। परिवार में जगन सिंह और लगन सिंह नाम के दो भाई अपनी बहुओं और छोटी बहन फूलमती के साथ रहते थे। फूलमती भाइयों की लाडली थी। वो घर में राजकुमारी की तरह रहती। फूलमती जो भी मांगती उसे लाकर दिया जाता। भैया, मुझे झूलने वाला घोड़ा चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम आज ही शाम को बाजार से तुम्हें झूलने वाला घोड़ा लाकर देंगे। ये लो तुम्हारा घोड़ा। फूलमती जो व्यंजन खाना चाहती उसे ही बनवाया जाता। भैया, आज मैं पनीर की सब्जी खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो बहुओं, आज खाने में पनीर की सब्जी बनाना। फूलमती और दोनों भाइयों के पिता मरते समय कह गए थे, सुनो सुनो जगन सिंह और लगन सिंह, फूलमती का ख्याल रखना। उसे किसी बात की कमी न होने देना। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने देना कि उसके माँ बाप नहीं हैं। जी पिताजी, आप आराम से मरें और जरा भी चिंता ना करें। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। फूलमती अगर रूठ जाती तो पूरा घर उसे मनाने में जुट जाता। बड़ी भाभी फूलमती से चिढ़ती थी, लेकिन अपने पति के डर के कारण कुछ कह न पाती थी। छोटी भाभी फूलमती का बहुत दुलार करती थी। उसे नहलाती, खाना खिलाती और पढ़ाती। कुछ दिनों बाद दोनों भाई व्यापार करने के लिए दक्षिण प्रदेश की यात्रा पर निकले। उन्होंने अपनी पत्नियों को समझाया, देखो, तुम दोनों फूलमती का ख्याल रखना। उसके माँ बाप तो है नहीं और हम भी व्यापार के लिए जा रहे हैं। महीने भर बाद लौटेंगे। अब फूलमती तुम लोगों के ही सहारे रहेंगी। उसे रोजाना नए कपड़े पहनाना, बालों में फूल लगाना, माथे पर चंदन लगाना, जो व्यंजन मांगे उसे ही खिलाना, झूले में झुलाना और रात में कहानी सुनाकर दूध पिलाकर सुलाना। आप तनिक भी फिक्र ना करें, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। दोनों भाई व्यापार करने चले जाते हैं। दोनों भाइयों के जाने के बाद दोनों भाभियां फूलमती का बहुत ध्यान रखती हैं। बड़ी भाभी बालों में फूल लगाती है और छोटी भाभी हाथों से खाना खिलाती है। एक दिन एक बूढ़ी भिखारिन दरवाजे पर आकर आवाज लगाती है, ले आना बहू, एक कटोरी आटा, एक कटोरी चावल, इस गरीब बुढ़िया के पेट के लिए। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जब कोई बाहर नहीं आता तो बूढ़ी भिखारिन दोबारा आवाज लगाती है, ले आना बहू, एक कटोरी आटा, एक कटोरी चावल, इस बूढ़ी के पेट के लिए। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। बूढ़ी भिखारिन
बड़ी देर तक आवाज लगाती रहती है। दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। पुकारते पुकारते भिखारिन को खांसी आने लगती है। अंत में बड़ी बहू दरवाजा खोलकर बाहर आती है। क्यों रे, अभी तक कहाँ थी? मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। आवाज देते देते मेरा गला भी बैठ गया। अरे अम्मा, यहाँ फुर्सत किसे है? ननद के नखरे सहूं या तेरे लिए आटा लेकर आऊं? अरे तू पागल है क्या? तेरी ननद तुझसे छोटी है तो तू क्यों उसके नखरे सहती है? लगाया कर दो थप्पड़। अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, अपनी ननद से पूरा हिसाब किताब बराबर कर ले। उसे बकरियां चराने जंगल में भेज। जंगल में शेर है, चीता है, कोई ना कोई उसे खा जाएगा। भाई आए तो कह देना कि मना करने पर भी ज्यादा पनीर खा लिया, डायरिया हो गया और मर गई। तब कम से कम तुम बहुएं आराम से रह सकोगी। बड़ी बहू बुढ़िया के चढ़ावे में आ जाती है। जब छोटी बहू को ये बात पता लगती है तो छोटी बहू कहती है, नहीं नहीं दीदी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तू चुप कर, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इस घर में मेरी ही चलेगी। बड़ी बहू फूलमती के बालों से फूल निकाल देती है, माथे से चंदन छुटा देती है, नए कपड़े छीनकर फटे पुराने कपड़े पहना देती है और एक पोटली चावल फूलमती के हाथ में थमा कर कहती है, जा जंगल में जाकर बकरियों को चरा। 7 बकरियों में से एक भी बकरी खो गई तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फूलमती रोते रोते जंगल में बकरियों को चराने जाती है। उसका कोमल शरीर तपती धूप सह नहीं पाता। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और खाने के लिए पोटली खोलती है तो देखती है कि उसमें रूखे चावल हैं। रूखे चावल फूलमती से खाए नहीं जाते हैं। वो वहीं पेड़ के नीचे सो जाती है। शाम को थकी हारी घर पहुंचती है तो बड़ी भाभी बकरियां गिनने लगती है। 1 2 3 4 5 6 7। अब तू यहीं धरती पर सोएगी, खाना भी तुझे कल ही मिलेगा। रात में छोटी भाभी चुपके से थाली में खीर, पूरी, मिठाई लेकर आती है और फूलमती को अपने हाथों से खिलाती है। अगले दिन बड़ी भाभी फिर फूलमती को जंगल में बकरियां चराने भेज देती है। फूलमती उन चावलों को रास्ते में गाय को खिला देती है। वो जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर रोती हुई कहती है, माँ नहीं मेरे, पिता नहीं मेरे, भाई गए परदेस, भाभीयों ने जंगल भेजा, भगवान बुला ले अपने देश। शाम को जब फूलमती बकरियां लेकर घर पहुंचती है तो बड़ी भाभी बकरियों को गिनती है। 1 2 3 4 5 6। केवल 6? एक बकरी कम है। अरे तूने एक बकरी का क्या किया? बेच आई उसे? ला पैसे ला, नहीं तो अभी तेरे नाक कान काट दूंगी। बड़ी भाभी नाक कान काटने के लिए अंदर कमरे में छुरी लेने जाती है। फूलमती डर के मारे जंगल की ओर बकरी ढूंढने के लिए भागती है। पूरा जंगल छानने के बाद वो रात में बकरी लेकर घर लौटती है। खाना तुझे कल ही मिलेगा। छोटी भाभी चुपके से आकर फूलमती को खाना खिला देती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में धूप में रह रहकर फूलमती का शरीर गंदा और काला हो गया। उधर जगन सिंह और लगन सिंह व्यापार करके वापस गांव लौट रहे होते हैं। जब एक जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो उस लड़की के पास जाकर पूछते हैं, तू कौन है? यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? माँ नहीं मेरी, पिता नहीं मेरे, भाई गए परदेस, भाभीयों ने जंगल भेजा, भगवान बुला ले अपने देश। भैया ये तो अपनी फूलमती है। दोनों भाई
फूलमती को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। फूलमती घर पहुंचकर बड़ी भाभी की पोल खोल देती है। छोटी भाभी ही मेरी माँ है। दोनों भाई बड़ी भाभी को खूब डांट लगाते हैं और बड़ी भाभी को जंगल में छोड़ आते हैं। दोनों जब घर लौट कर आते हैं तो फूलमती उनसे कहती है, भैया, बड़ी भाभी ने जो भी मेरे साथ किया, पर अब हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अगर हम भी उनके जैसे हो गए तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। तभी लगन सिंह जाकर बड़ी भाभी को वापस ले आता है। मुझे माफ कर दो फूलमती, तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हें इतना सताया, फिर भी तुमने मुझसे बदला नहीं लिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं भाभी, गलती आखिर इंसान से ही होती है। उस दिन की बात से फूलमती का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। ये है शर्मा परिवार, जिसकी मुखिया हैं रामदेव शर्मा। लेकिन इस घर की असली भागदौड़ तो मिसेस शर्मा के हाथ में है। अरे बहू, जी माँ जी, जी माँ जी, मैंने तुम्हें नहीं रीमा को बुलाया। वो तो बाजार गई है सामान खरीदने। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। बाबूजी, आप भी चाय लेंगे? अब बना रही हो तो मेरे लिए भी बना ही दो। जी बाबूजी। मिसेस शर्मा के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं, लेकिन उनकी इन सब पर धाक थी। हर महीने बेटों की पगार होती है। वो अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथ में दिया करते थे। बिना मिसेस शर्मा को बताए वो अपने लिए या अपनी बीवियों के लिए कुछ भी नहीं खरीदते थे। माँ, बहुत दिनों से सुनैना नई साड़ी मांग रही है। क्या इस महीने मैं उसके लिए साड़ी खरीद लूं? नहीं, तू साड़ी खरीदेगा तो तेरे भाइयों को भी मन होगा। ऐसे तो सब अपनी अपनी ही मर्जी चलाएंगे। ठीक है माँ। उस शाम मिसेस शर्मा बाजार गईं और उन्होंने 4 साड़ियाँ खरीद लीं। बहू, नैना, सुनैना, रीमा, लता, कहाँ हो तुम सब? आए माँ जी। नैना, ये तुम्हारे लिए। रीमा, ये तुम्हारे लिए। लता, ये तुम्हारे लिए। और सुनैना बेटा, ये खास तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी है माँ जी। हाँ, कितनी सुंदर है। मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए। तुम सब जाओ और खाने की तैयारी करो। सुनैना, तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। अब ठीक है माँ जी। तीनों बहुएं चली गईं। सुनैना, तुम सबसे बड़ी बहू हो। मेरे बाद इस परिवार को एक रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। विक्रम ने मुझे बताया कि तुम्हें नई साड़ी चाहिए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पता है क्यों? अब नहीं माँ जी। अगर आज वो तुम्हारे लिए साड़ी लाता तो कल रवि या नितिन अपनी बीवी के लिए जेवर ले आते। इस तरह घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम चारों मेरी बहुएं हो और चारों की चारों मेरे लिए समान हो, इसीलिए मैंने तुम सब के लिए साड़ी खरीदी। आज से अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोलो, विक्रम को नहीं। और हो सके उतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। जी माँ जी। मिसेस शर्मा बड़ी प्यार से अपनी बड़ी बहू को उसकी जिम्मेदारी समझा रही थी। कुछ महीनों बाद जब रीमा का एक कार से एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो मिसेस शर्मा खुद अपने हाथों से रीमा को खाना खिलाया करती थी। नैना पढ़ी लिखी थी और उसे नौकरी करनी थी और अपने पति ब्रिजेश से झगड़ रही थी। माँ, अब आप ही इसे समझाओ, इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? नैना नौकरी करे, इसमें गलत ही क्या है? अगर उसका मन है तो करने दो उसे नौकरी। इस तरह मिसेस शर्मा की वजह से नैना को भी नौकरी करके अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। और लता को खाना बनाने का शौक था, इसीलिए मिसेस शर्मा ने उसे अलग अलग पकवान बनाने भी सिखाए। आज मिसेस शर्मा का 50वां जन्मदिन है। बहू, माँ जी आप बस यहाँ बैठिए, लेकिन कोई मुझे बताएगा आखिर हो क्या रहा है?
बताते हैं। मिसेस शर्मा की बहुओं ने मिलकर उनके लिए एक दावत का आयोजन किया। हैप्पी बर्थडे टू मिसेस शर्मा। धन्यवाद। और ये तोहफा खास हम बहुओं की तरफ से हमारी प्यारी सासू माँ के लिए। वो तोहफा था मिसेस शर्मा की एक पेंटिंग जिस पे लिखा था माँ। सच बोलो तो ये हमारी सासू माँ नहीं बल्कि माँ हैं। ये सब सुनकर मिसेस शर्मा भावुक हो गईं और उनकी आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी चारों बहुओं को गले लगाया। बिंदु जब से शादी करके आई, अपने ससुराल में सारा काम वही करती थी। उसकी सास हंसा बहुत मोटी थी, वो घर का ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। हंसा अपनी जरूरत के लिए बिंदु पर आश्रित थी। हाय, मैं तो चलते चलते थक गई। बहू, जरा पानी पिला दे। अभी लाई। बिंदु को अपनी सास की बहुत सेवा करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी मोटी सास खुद तो कुछ काम नहीं करती, बस दिन भर मुझसे ही काम करवाती रहती है। हंसा अपनी बहू बिंदु से बहुत प्यार करती थी और उसे आए दिन कुछ ना कुछ उपहार देती थी। बिंदु, तुम मेरी इतनी सेवा करती हो, ये तुम्हारे लिए सोने की बूंदें। बिंदु की सहेली ने उसकी नई बूंदों की बहुत तारीफ की। वाह, तुम्हारी सास कितनी अच्छी है। तुम्हें इतनी सुंदर सोने की बूंदें दी हैं। लेकिन बिंदु अपनी सहेलियों के सामने भी अपनी सास का मजाक बनाती थी। मेरी गोल मटोल डमरू जैसी सास ने। एक दिन बिंदु ने अपनी सास से पीछा छुड़ाने का एक तरीका निकाला। क्यों ना मैं एक बिल्ली पाल लूं? मेरी सास को बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्ली से परेशान होकर वो खुद घर छोड़ देगी। अगले दिन बिंदु एक बिल्ली ले आई। माँ जी, अब से ये बिल्ली इस घर में रहेगी। बहू, ये सड़क की आवारा बिल्ली है, इसे मत पालो। ये कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। नुकसान तो ये आपको पहुंचाएगी। बिंदु बिल्ली को दोनों वक्त भर पेट दूध पिलाती और वो बिल्ली हंसा को बहुत परेशान करती। कभी वो उसकी साड़ी फाड़ देती तो कभी उसके बाल नोचती। हाय, मेरी साड़ी! छोड़ मेरी साड़ी! अरे मेरे बाल! छोड़ मेरे बाल! हंसा को परेशान होता देख बिंदु मन ही मन खुश होती। एक दिन बिंदु ने खीर बनाने के लिए पतीले में बहुत सारा दूध निकालकर रखा और घर से बाहर चली गई। मौका देखते ही वो चटोरी बिल्ली दूध के पतीले के पास पहुंची। तभी वहाँ जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। ये आवाज एक रिकॉर्डर में से आ रही थी, जो दूर खड़ी हंसा के हाथ में था। कुत्ते की आवाज सुनते ही
बिल्ली डर के मारे घर छोड़कर भाग गई और दूध बर्बाद होने से बच गया। बिंदु ने ये सब देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके मोटापे का मजाक बनाया और आपको परेशान करने के लिए वो बिल्ली ले आई। फिर भी आपने दूध बचाकर मेरी मदद की। इसमें मदद कैसी बहू? मैंने तो ये कुत्ते की आवाज वाला रिकॉर्डर खुद को उस बिल्ली से बचाने के लिए लिया था, लेकिन तुम्हारे भी काम आ गया।